हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में ऐसे 5 केसेस दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं जिसके वजह से आउटस्टैंडिंग डिमांड की नोटिस आती है। आउटस्टैंडिंग डिमांड की नोटिस यदि आपके अगेंस्ट में खड़ी है पोर्टल पे तो इसको चेक करने के लिए आपको पेंडिंग एक्शन में आना है। रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको वो डिमांड दिखती है जो कि आपके पैन के अगेंस्ट में अपडेट की गई है। अब दोस्तों ये डिमांड आपकी हो सकती है करेंट ईयर की, असेसमेंट ईयर की हो सकती है या फिर किसी प्रीवियस असेसमेंट ईयर की हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे असेसमेंट ईयर 2018 का ये डिमांड अभी तक पड़ा हुआ है जिसमें कि इंटरेस्ट क्या हो रहा है, एक्रू होता जा रहा है। और दोस्तों आउटस्टैंडिंग डिमांड का यहाँ पे अमाउंट भी आपको मेंशन होता है। ऐसे 5 केसेस होते हैं जिसकी वजह से कि डिमांड क्रिएट होती है। तो दोस्तों जो सबसे पहला केस होता है आउटस्टैंडिंग डिमांड को निकालने का, वो होता है आपका इंटीमेशन लेटर। जब भी आप अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं, उसको सक्सेसफुली वेरीफाई करते हैं, प्रोसेसिंग में जाती है, तो आपको इंटीमेशन लेटर मिलता है सेक्शन 143(1) में, और दूसरा आपको इंटीमेशन लेटर मिलता है सेक्शन 143(1)A में होता है। तो जो इंटीमेशन लेटर आपको सेक्शन 143(1) में रिसीव होता है उसके 3 स्टेटस होते हैं। पहला स्टेटस ये होता है कि यू हैव ए रिफंड, जिसमें कि ग्रीन कलर से आपको मार्क किया रहेगा आपके आईटीआर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है, और उसकी प्रोसेसिंग भी रिफंड के साथ हुई। दूसरा होता है दोस्तों नो डिमांड नो रिफंड की प्रोसेसिंग, और थर्ड होती है डिमांड की प्रोसेसिंग। तो जो इंटीमेशन आपकी डिमांड के साथ प्रोसेस हुई है तो उसके पीछे 3 मेजर रीजंस होते हैं। पहला ये होता है कि फाइल्ड आईटीआर विदाउट टैक्स, मतलब कि आप जब अपनी आईटीआर को तैयारी कर रहे थे उस टाइम पे लास्ट मोमेंट में आपके टैक्सेस बने, हो सकता है कि लेट फीस हो, इंटरेस्ट हो, पेनाल्टी हो, या फिर आपका एक्चुअल टैक्स अमाउंट हो सकता है, और आपने क्या किया, उसको इमीडिएटली पे नहीं किया और आप अपनी आईटीआर को फाइल कर दिए। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ये केस देखते हैं। यहाँ पे देखिए टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम आ रहा है, इसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन से जुड़ा, और टोटल यहाँ पे टैक्स का अमाउंट जो आ रहा है इसमें ऐड हो रहा है इंटरेस्ट का अमाउंट 234B और 234C का। अब नॉर्मली यहाँ पे जो टैक्स का जो अमाउंट है वो 10,000 रुपीज़ के ऊपर क्रॉस कर चुका है, तो इसमें एडवांस टैक्सेस पे करने होते हैं और इस पर्सन ने पे नहीं किया जिसकी वजह से कि इंटरेस्ट यहाँ पे लग रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे टोटल अमाउंट आ गया 470431 का। इसके बाद इस पर्सन का जो है टीडीएस जो कटा था वो अमाउंट यहाँ पे आप देख सकते हो। और अब दोस्तों ये जो टीडीएस अमाउंट है ये क्या होगा, इस टैक्स से पहले एडजस्ट हो जाएगा और जो रिमेनिंग टैक्सेस होंगे वो आपको पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये अमाउंट टीडीएस का एडजस्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि इस पर्सन ने इस अमाउंट को पे किया ही नहीं। यदि वो पर्सन ने पे किया होता तो यहाँ पे अमाउंट पेएबल 0 दिखाता। अब देखिए यहाँ पे टैक्स पे नहीं किया गया तो आईटीआर जब प्रोसेस होगी तो डिमांड के साथ प्रोसेस होगी और उस टाइम पे आपको ये टैक्सेस के पेमेंट करने पड़ेंगे। यहाँ पे जो सेकेंड रीजन है जिसकी वजह से कि आईटीआर जो प्रोसेस होती है डिमांड के साथ वो होती है क्लेमिंग 89 रिलीफ विदाउट फाइलिंग फॉर्म 10E। मैं अक्सर अपनी वीडियो में आपको बोलता रहता हूं कि आप जब भी 89 का रिलीफ क्लेम करते हैं तो आपको सबसे पहले फॉर्म 10E सबमिट करना है, उसके बाद ही आप इसकी क्लेम करें। इन्होंने अपने आईटीआर में क्या किया था दोस्तों, 89 का रिलीफ क्लेम किया था, ठीक है, और जब ये आईटीआर प्रोसेसिंग में जाती है तो यहाँ पे दोस्तों असेसिंग ऑफिसर क्या करता है, इस रिलीफ को डिसअलाउ कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। रीजन उसका यही है कि इस पर्सन ने फॉर्म 10E फाइल नहीं किया था और ये दोस्तों डिमांड की तरह ट्रीट किया जाता है जो कि पे करना होता है। तो दोस्तों थर्ड यहाँ पे रीजन रिवाइज्ड आईटीआर विथ लेस इनकम। यहाँ पे एग्जांपल के लिए देखते हैं कि इस पर्सन ने क्या किया कि अपने आईटीआर में ये सैलरी की इनकम रिपोर्ट कर दी, ठीक है, और इनका जो आईटीआर प्रोसेस हुआ वो रिफंड के साथ प्रोसेस हुआ। यहाँ पे सेक्शन 143(1) में आप देख सकते हो कि जो टोटल सैलरी का अमाउंट है वो क्या कर रहा है, आईटीआर से मैच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी 13,19,823 है और यहाँ पर भी आप देख सकते हो 13,9,823 है, ठीक है। इनकम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी जो डिडक्शंस वगैरह इन्होंने क्लेम किया अपना क्लेम किया। अब दोस्तों इसके वजह से क्या हुआ कि इनकी जो टोटल इनकम यानी कि जिस पे टैक्स का पेमेंट करना होता है यहाँ पे आ रहा है 5,03,130 और असेसिंग ऑफिसर के अकॉर्डिंग भी इतना ही आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, इस पे जो भी टैक्सेस वगैरह बने और इनके जो भी रिफंड वगैरह बने, आप देख सकते हो कि यहाँ पर इनके टोटल रिफंड जो बने वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया, इशू कर दिया, ठीक है। अब रिफंड बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया, लेकिन ये पर्सन क्या किए, इस आईटीआर को फिर से रिवाइज कर दिए। अब देखिए जब रिवाइज होती है आईटीआर तो उस केस में क्या सिचुएशन निकल के आ रहा है, ये निकल के आ गया आउटस्टैंडिंग डिमांड। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है कि अभी जो सैलरी थी ना
सैलरी थी 13,19,823 की, इन्होंने क्या किया 1 लाख इनकम को ही कम कर दिया और इसके वजह से जो टोटल इनकम थी वो भी क्या हो गई, कम आ गई। अब क्या हुआ कि जब इनकी टोटल इनकम कम आ गई और उसके बाद जो इनके टैक्सेस वगैरह बने तो उसके अकॉर्डिंग इनके रिफंड केवल कितने आ रहे हैं, 12,020 के आ रहे हैं। और यहाँ पे डिपार्टमेंट भी इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए असेसिंग ऑफिसर क्या बोल रहा है कि भाई आपको हमने क्या किया, प्रीवियस इंटीमेशन ऑर्डर में 78,400 का रिफंड ऑलरेडी इशू कर चुके हैं और यहाँ पर आपका जो रिवाइज आईटीआर है वो बोल रहा है कि आपका रिफंड सिर्फ 12,380 का हो रहा है। तो आप जो रिमेनिंग रिफंड ले चुके हो हमसे, आप उसको क्या करो, वापस करो। और इसके वजह से 66,020 का क्या हो गया, डिमांड इशू हो गया। अब इस पर्सन को इतना अमाउंट पे करना सिर्फ एक गलती की वजह से, इनकम को कम करना, टोटल इनकम को घटा देना, उल्टे सीधे डिडक्शंस को क्लेम कर लेना, जिसके वजह से कि प्रॉब्लम टैक्स पेयर को फेस करनी पड़ती है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। जब तक आपके आईटीआर में कोई जेन्युइन प्रॉब्लम ना हो तब तक दोस्तों उसको रिवाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो इंटीमेशन सेक्शन 143(1) में आपको मिल रहे उसका सेकेंड पार्ट होता है सेक्शन 143(1)(a) का। तो ये इंटीमेशन लेटर प्रपोज एडजस्टमेंट के लिए मिलता है। अब इसका मतलब क्या होता है कि आपके आईटीआर में यदि कोई गड़बड़ी है, कोई इनकम आपने छोड़ दी है, डिडक्शंस वगैरह आपने गलत क्लेम कर लिया, कोई भी एरर या ओमिशन आपसे हो रखी है इनकम में, तो उस केस में डिपार्टमेंट आपको ये इंटीमेट करता है कि भाई हम आपके आईटीआर को प्रोसेस तो करेंगे लेकिन एडजस्टमेंट करके करेंगे। तो यहाँ पे जो इंटीमेशन आपको मिलता है सेक्शन 143(1)(a) का, और इसमें आपको प्रॉपर मेंशन किया रहता है कि आपके आईटीआर में कुछ एरर्स है, इनकरेक्ट क्लेम्स है, मतलब जो भी आपने डिडक्शंस क्लेम किया हुआ है एलआईसी का या फिर हाउस प्रॉपर्टी में या एचआरए का, तो उस प्रकार के इनकरेक्ट क्लेम्स या फिर कोई इनकन्सिस्टेंसी है आपके मतलब आईटीआर में जो कि 26A से मैच नहीं करे, तो उस केस में अट्रैक्ट करता है ये एडजस्टमेंट। तो आपको 30 डेज का टाइम मिलता है कि आप अपने आईटीआर को प्रॉपर चेक करें, चेक करने के बाद इसकी रिप्लाई को आप सबमिट करें। तो आपको इस पर्टिकुलर इंटीमेशन में ही मेंशन किया रहता है यहाँ पर कि आपने क्या क्या इनकम छोड़ रखी है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे अदर सोर्सेज में इन्होंने क्या किया था, फॉर्म 26AS में तो दोस्तों अदर सोर्सेज की इनकम मेंशन थी और इन्होंने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में क्या किया, उसको 0 दिखा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये 143(1)(a) में क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम इसको एडजस्ट करेंगे, मतलब इनकम इतनी बढ़ाएंगे। तो जब ये इनकम बढ़ेगी तो आपकी टैक्स लायबिलिटी ऑब्वियसली बढ़ेगी, तो डिमांड के नोटिसेस आएंगे। दोस्तों यहाँ पे सेकेंड रीजन होता है आउटस्टैंडिंग डिमांड क्रिएट होने का, वो होता है स्क्रूटनी नोटिस असेसमेंट। यदि आपकी आईटीआर किसी भी पर्टिकुलर ईयर के लिए स्क्रूटनी में चली गई, उसका असेसमेंट होना है, तो आपको दोस्तों यहाँ पे सेक्शन 143(3) की नोटिस पकड़ा दी जाती है और उसमें आपने अपने आईटीआर में जो कुछ भी क्लेम लिया हुआ है, जो भी आपसे गलती हो रखी है, उसके लिए प्रॉपर आपसे प्रूफ मांगा जाता है। तो आईटीआर स्क्रूटनी के लिए यदि सेलेक्ट की जाती है तो उसमें आपको 2 तरीके के इंटीमेशन या नोटिस मिलते हैं। सबसे पहला तो ये होता है कि आपको सेक्शन 144(b) का आपको ये नोटिस मिलता है। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर इंटीमेशन में यही मेंशन रहता है कि आपकी आईटीआर स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट कर ली गई है और आपको टाइम टू टाइम क्या करना है, ई फाइलिंग पोर्टल पे ई प्रोसीडिंग्स वाले सेक्शन में आपको इसके स्टेटस को चेक करते रहना है और उसकी रिप्लाई भी आपको सबमिट करनी है। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम आपके आईटीआर में है, बेसिकली आपको इस पर्टिकुलर 144(b) में ये मेंशन नहीं रहता है कि किस रीजन से आपकी आईटीआर जो है स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट की गई है, लेकिन आपके आईटीआर में जो भी इनकम की डिटेल्स आपने डाली, डिडक्शंस क्लेम किया हो, एग्जम्पशन, वो आपको पता होगा। तो आपको उस पर्टिकुलर इनकम का डिडक्शन एग्जम्पशंस का आपको प्रूफ सबमिट करना होता है और जस्टिफाई करना होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप यदि टाइम लिमिट के अंदर, जनरली 15 डेज का टाइम मिलता है इस पर्टिकुलर इंटीमेशन की रिप्लाई सबमिट करने के लिए, तो आपको क्या करना है कि अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सबमिट करने पड़ते हैं। वो भी सब कुछ फेसलेस असेसमेंट यहाँ पे होता है और आपको ऑनलाइन ही सारी चीज़ें अटैच करनी होती है। तो दोस्तों यदि आप टाइम लिमिट के अंदर इसकी रिप्लाई सबमिट कर देते हैं और आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर देते हैं, उसके आधार पर एक फेयर असेसमेंट ऑर्डर निकाल सकता है। ठीक है, बेस्ड ऑन योर रिप्लाई एंड एक्सप्लेनेशन। यदि आपने इसकी कोई रिस्पॉन्स सबमिट नहीं की, ठीक है, आपने कोई रिप्लाई सबमिट नहीं किया, तो उस केस में बेस्ट जजमेंट ऑर्डर निकाला जा सकता है और उसके बाद पेनाल्टी भी लगाई जा सकती है। तो दोस्तों सेक्शन 144(b) को रीड करने के बाद आपको सेक्शन 143(2) को भी ओपन कर लेना है और इसको भी आपको रीड करना है। तो इस पर्टिकुलर नोटिस में ये मेंशन रहता है कि आपके आईटीआर में कुछ
सर्टेन इश्यूज हैं, लेकिन यहाँ पे मेंशन है कि क्या इश्यूज हैं। दोस्तों इसके वजह से आपकी आईटीआर क्या हो चुकी है, स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट हो चुकी है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यू मे सबमिट और कॉस्ट टू सबमिट एनी एविडेंस ऑन विच यू मे रिलाई इन सपोर्ट ऑफ योर आईटीआर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आपने अपनी आईटीआर में जो भी इनकम डिडक्शन एग्जेम्पशंस क्लेम किए हो उसका आपको प्रूफ सबमिट करना है। दोस्तों जब सेक्शन 142(1) में असेसिंग ऑफिसर जब असेसमेंट करेगा तो उस केस में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकती है और वहां पर भी डिमांड के केसेस निकल के आते हैं जो कि आपको पे करने होते हैं। इसलिए नोटिस की रिप्लाई आपको टाइम लिमिट के अंदर करनी चाहिए और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को प्रॉपर तरीके से सबमिट करनी चाहिए। और थर्ड रीजन ये है कि मिसमैच इन आईटीआर वर्सेस 26AS AIS और फॉर्म 16। तो आपके आईटीआर में जो इंफॉर्मेशन है वो आपके 26AS AIS या फिर फॉर्म 16 से मैच नहीं कर रही है। अब दोस्तों यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिखाना चाहूँगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे ग्रॉस सैलरी रिपोर्ट की है 2,70,000 रुपीज़ की। दोस्तों यहाँ पे जो टीडीएस है क्लेम कर रहे हैं 72,805 का। टेस्टिंग की जो टोटल सैलरी है वो 10,70,845 की है। और दोस्तों यहाँ पे जो टोटल टीडीएस का अमाउंट है आप देख सकते हो कि 72,299 का। मतलब टीडीएस में भी थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा डिपॉजिट हो चुका है, लेकिन दोस्तों जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं, 3 से लेके 400 का डिफरेंस है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि आप जब अपनी आईटीआर को फाइल कर रहे हो तो आप फॉर्म 16 को यहाँ पे चेक नहीं कर रहे हो। फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग आप आईटीआर को फाइल नहीं कर रहे हो। इसलिए जब भी आईटीआर आप फाइल करो आपको फॉर्म 16 का डेटा और पोर्टल का डेटा दोनों ही चेक करना। यदि आपका टीडीएस दोस्तों ज़्यादा जमा हुआ है, पोर्टल पे सैलरी कम दिख रही है, तो आपको सैलरी हमेशा फॉर्म 16 से ही कंसिडर करनी चाहिए। और यहाँ पे नेक्स्ट रीजन है जो कि कॉमन है, जो कि मैंने आपको बताया था कि यदि 80C से 80U तक के आप डिडक्शंस क्लेम करते हैं, एचआरए का क्लेम करते हैं, तो वो दोस्तों असेसमेंट ईयर 25-26 से हो सकता है कि रिजेक्ट हो जाए। अब देखिए ओल्ड टैक्स रेजिम में बहुत सारे सिस्टम चेंज हो गए पोर्टल पे, तो इस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए अब आपको सारे डिटेल्स वहाँ पे देने पड़ रहे हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में। अब आप 80C में मान लीजिए एलआईसी का क्लेम कर रहे हैं तो आपको पॉलिसी नंबर, अमाउंट, ठीक है, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी आपको पूरी डिटेल्स देनी पड़ रही है, होम लोन का क्लेम ले रहे हैं, तो ये जो डेटा आप एंटर करेंगे ये क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा उस पर्टिकुलर कंसर्न एजेंसी से। यदि कहीं भी दोस्तों मिसमैच पाया जाएगा, आपने गलत सलत इन्फॉर्मेशन डाल के ये डिडक्शन आपने क्लेम कर लिया, तो ये रिजेक्ट हो सकता है और आउटस्टैंडिंग डिमांड की नोटिस आ सकती है। दोस्तों लास्ट है टैक्स क्रेडिट डिस्क्रिपेंसी। नॉर्मली जो आपकी इनकम पे टीडीएस कटता है तो आपकी टीडीएस 26AS में रिफ्लेक्ट करते हैं, उसकी कंसर्न इनकम भी रिफ्लेक्ट करती है। तो दोस्तों जो टीडीएस आप अपने आईटीआर में क्लेम करते हैं, बहुत सारे टैक्स पेयर गलती क्या करते हैं, टीडीएस के अमाउंट को चेंज कर देते हैं और जो करिस्पॉन्डिंग इनकम होती है उसको वो चेंज नहीं कर पाते हैं, वो तो अपनी आईटीआर में रिपोर्ट कर देते हैं। तो ये 5 केसेस आप ध्यान में रखें, जो गलतियां लोगों ने की है वो गलती आप ना करें, जिससे कि आपको आउटस्टैंडिंग डिमांड की नोटिस ना आए। दोस्तों बहुत ही केयरफुली आपको अपनी आईटीआर को फाइल करनी है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे लोग जिन्होंने कि आईटीआर अपनी फाइल कर दी है लेकिन अभी तक प्रोसेस ही नहीं हुआ, रिफंड तो दूर की बात है। तो ये जितने भी आपको मैंने मिस्टेक्स दिखाएं, ये मिस्टेक्स यदि इस आईटीआर में असेसमेंट 25-26 में पाई जाती है तो दोस्तों वहाँ पे प्रोसेसिंग जल्दी नहीं हो रही है, डिपार्टमेंट टाइम लगा रहा है, सब कुछ चेक करने के बाद ही आईटीआर की प्रोसेसिंग होगी। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में दी जानकारी आपको पसंद अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।